आज के लेक्चर का टॉपिक है स्टर्न-गरलैक एक्सपेरिमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे परफॉर्म किया गया है, क्या ऑब्जर्वेशन रही, उन ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकलते हैं और प्लस इसके क्या लिमिटेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के सिग्निफिकेंस है, ये हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देता है इलेक्ट्रॉन स्पिन का। इससे पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन एग्जिस्ट करती है। इट गिव डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता है आप वहाँ से देख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया गया है कि आपने ओवन में न्यूट्रल सिल्वर एटम को हीट किया है ताकि आपको एटम का बीम मिले। उस बीम को कोलिमेट करने के लिए हमने स्लिट लगा दी है। उस बीम को फर्दर आपने नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास किया है और पैटर्न को फोटोग्राफिक प्लेट पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। नॉन होमोजीनियस हमने यहाँ पे जो मैंने शो किया है ये रॉन्ग है, इस तरह से नहीं है। ये एक्चुअल में इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी, मतलब क्या है कि वो होमोजीनियस होंगी, बट हमने यहाँ पे नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस है, ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस है, यानी जो बीम आपका ट्रेवल कर रहा है इनिशियली वो एक्स डायरेक्शन में कर रहा है और जो फील्ड हमने लगाई है वो जेड डायरेक्शन में है। इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन, इससे हमें क्या मिलती हैं वो देख लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि जो आपको ट्रेस मिल रहे हैं वो 2 ट्रेस मिल रहे हैं और सिमेट्रिकली मिल रहे हैं, जेड प्लस जेड में भी और माइनस जेड में भी, यानी आपको इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। सेकंड, आप ये भी देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है दोनों ट्रेस की वो सेम है, वो वेरी नहीं कर रही है। आपको जैसे इंटेंस बीम, आपको जैसे इंटेंस पैटर्न आपको पॉजिटिव एक्सिस में शो हो रहा है वैसा ही इंटेंस पैटर्न आपको नेगेटिव एक्सिस में भी शो हो रहा है। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन हमने की वो है कि जो फील्ड आपको, जो ये रिज़ल्ट जो ऑब्टेन हुआ है वो फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने किस डायरेक्शन में फील्ड को लगाया, यानी आप जेड में लगा रहे हैं या फिर आप वाई एक्सिस में लगा रहे, अभी आपने ऐसे लगाया, ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने फील्ड लगानी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी वो एक्स डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर आप जेड में भी लगा सकते हैं और वाई में भी लगा सकते हैं, तो रिजल्ट वेरी नहीं करेगा, आपको रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। आपको 2 ही ट्रेस मिलेंगे और दोनों ट्रेस की जो इंटेंसिटी रहेगी वो इक्वल रहेगी। तो इन ऑब्जर्वेशन से क्या इन्फेरेंस हमने किया, क्या अनुमान लगाए वो देखते हैं। आपको पता है कि जो मैग्नेटिक डायपोल होता है, अगर उसको किसी नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब पीछे भी हमने लेक्चर में देखा था कि एटम क्या होते हैं, टीनी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है न्यूक्लियस सेंटर पे और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो वो एज ए करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा है कि करंट लूप क्या होता है, आपका टीनी मैग्नेटिक डायपोल होता है। अब हमने यहाँ पे भी क्या किया है, नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड ली है और एटम वहाँ से पास कर रहे हैं, तो नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में से एटम जा रहे हैं, इट मीन्स वहाँ क्या है, एटम क्या है, टीनी मैग्नेटिक डायपोल है, तो वो भी क्या करेंगे, एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये कंसिडर कर लेते हैं हम कि जो एटम की ओरिएंटेशन है वो कुछ भी है, किसी भी डायरेक्शन में वो ओरिएंटेटेड है जब वो मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा है। अब बीम में मिलियंस ऑफ एटम है, तो कुछ भी ओरिएंटेशन है, तो रैंडमली कुछ भी ओरिएंटेशन है, यानी आपको जो बीम मिलना, जो आपको डिफ्लेक्टेड बीम का पैटर्न मिलना चाहिए था वो कंटिन्यूस बैंड मिलना चाहिए था, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी ओरिएंटेशन पॉसिबल है और मिलियंस ऑफ एटम है तो सभी डायरेक्शन में पॉसिबल होंगी, तो आपको जो बैंड मिलना चाहिए था वो कंटिन्यूस बैंड मिलना चाहिए था। बट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमें वहाँ पे कोई बैंड नहीं मिल रहा। इसके अपोजिट आपको मिल क्या रहा है, डिस्क्रीट ट्रेस मिल रहे हैं, वो भी दोनों सेम इंटेंसिटी के, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो ये क्या देता है कि जब आप
क्या प्रूफ देता है, इट गिव द क्वालिटेटिव डायरेक्ट प्रूफ ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन, यानी जो एटम की ओरिएंटेशन है वो कोई भी पॉसिबल नहीं है, वो डिस्क्रीट है, स्पेस में डिस्क्रीट डायरेक्शन में ओरिएंटेटेड है। इस वजह से जो आपको पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो डिस्क्रीट ट्रेस ऑब्जर्व होती है, ना कि आपको कंटिन्यूस बैंड। आइए इस एक्सपेरिमेंट को आप मैथमेटिकली देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपके मान लिया कि एटम जो यहाँ पे हमने कंसिडर किया उनकी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है और आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक डायपोल होंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो जेड डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि फील्ड आपने जेड डायरेक्शन में लगाई, तो इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़ ट्रांसवर्स फोर्स एक्सपीरियंस एफ जेड लिखा है, करली बी जेड ओवर करली जेड, म्यू जे जेड। म्यू जे जेड क्या है, जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे। म्यू जे जेड की वैल्यू ये होती है, ये हमने कहाँ से निकाली, पीछे हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है ऑर्बिटल के केस में हमने पढ़ा था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के केस में, कि म्यू एल ओवर एल की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है जी फैक्टर, ऑर्बिटल जी फैक्टर E/2m के इक्वल होती है। तो सिमेट्रिकली होल्ड करते हुए हम लिख सकते हैं कि जो म्यू जे ओवर जे होता है वो इक्वल टू आ जाएगा GJ E/2m। ठीक है, अब बट यहाँ पे आपने क्या निकालना है, जे जेड निकाला, अगर यहाँ पे जेड होगा तो इसको भी आप जेड कर देंगे, तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है इसके इक्वल आएगा। अब अगर आप सिर्फ म्यू जे जेड निकालना चाहते तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, GJ/2m और जे जेड। अब जे जेड की वैल्यू हमने जब मैंने आपको क्वांटम नंबर करवाए थे तो वहाँ पे बताया था कि जे जेड जो पॉसिबल है वो क्या होता है, mj/h कट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दीजिए, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो म्यू जे जेड होगा वो GJ/2m जे जेड होगा। जी जे जो है वो कोरस्पॉन्डिंग जी फैक्टर है, यहाँ पे जे जेड की वैल्यू को mj/h कट लिख दिया, जैसे कि मैंने आपको क्वांटम नंबर वाली वीडियो में बताया है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। और पीछे के लेक्चर में ही हमने देखा कि ये क्वांटिटी क्या बनाती है, बोर मैग्नेटोन। तो इसको रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं म्यू बी, यानी आपके पास म्यू जे जेड जो आ गया, GJ/mj म्यू बी आ गया। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा करली बाई करली जेड ऑफ बी जेड GJ/mj म्यू बी। अब आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, इट इक्वल टू फोर्स बाय मास, या फिर कहें फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या गया, फोर्स बाय मास। अब एक्सेलरेट कौन कर रहा है, एटम कर रहे हैं, है ना, तो मास भी क्या किसका होगा, एटम का होगा। यहाँ पे ये गलती मत कर देना कहीं आप इलेक्ट्रॉन का मास लिख दो, है ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, ये वैल्यू फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जो ऊपर हमने निकाली है, तो एक्सेलरेशन इसके इक्वल आ गया। अब अगर हम मान के चलें कि जो वेलोसिटी है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो Vx है ना, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाई थी, जो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, जो ये लेंथ अगर आप मान के चलें कि ये d लेंथ है, यानी एटम जो मैग्नेटिक फील्ड में रह रहे हैं वो लेंथ आपकी d है, और जो उनकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी, वो Vx है। ओके, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा कि वो कितने टाइम तक उस फील्ड में रहेंगे, वो किसके इक्वल होगा, D/Vx। और काइनेटिक थ्योरी से हमें पता है कि हाफ mvx के किसके इक्वल होता है, 3/2 kT। यहाँ से Vx निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया, तो T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन हमने देखना है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसने इनिशियल पोजीशन से वो कितना डिफ्लेक्ट हो गए। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये किसके इक्वल होता है कि आप डिस्टेंस निकालते हैं ना, S = UT + ½ AT स्क्वायर। तो U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब हम निकाल रहे हैं डिफ्लेक्शन, देखिए हम निकाल रहे हैं जेड डायरेक्शन में, यानी
ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और इनिशियली बीम जो है आपके एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि ट्रांसवर्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि डिस्टेंस जो आप निकाल रहे हैं वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, और जो वेलोसिटी आपकी इनिशियल है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, तो इसलिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू हाफ ए जेड टी स्क्वायर। यहाँ पे ए जेड की और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो पॉसिबल वैल्यू है एम जे की किसी भी गिवन जे के लिए, मान लो आपके पास जे गिवन है, तो हमने क्वांटम नंबर वाली वीडियो में पढ़ा था कि एम जे की पॉसिबल वैल्यू क्या है, -j2 प्लस जे पॉसिबल है 1 1 के डिफरेंस के साथ, यानी टोटल 2j + 1 वैल्यू पॉसिबल है, यानी गिवन जे के लिए 2j + 1 ट्रेस पॉसिबल होंगे वहाँ पे फोटोग्राफी प्लेट में हमें जो ऑब्जर्व होते हैं। अब अगर आप यहाँ से जो ऑब्जर्व आपको हो रहा है, अगर आप उनके सेपरेशन को मेज़र करते हैं, तो हमें आफ्टर मेजरमेंट ये मिलता है कि जो जी जे एम जे का फैक्टर है, इनकी मल्टीप्लिकेशन +-1 के इक्वल आ रही है। अब क्योंकि जो टेम्परेचर हमने ओवन का सेट किया, इस तरह से सेट किया कि जो सिल्वर एटम है वो आपके ग्राउंड स्टेट में रहें। ग्राउंड स्टेट में सिल्वर का एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, सिल्वर एटम का एटॉमिक नंबर होता है 47, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्रिप्टॉन 4d10 और 5s1 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है, इसके लिए एल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। जे क्या आ जाएगा, एल एस कपलिंग में जैसे हम करते हैं, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ ही आएगा। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हमारे पास बनेगी वो क्या बनती है, हम ऐसे लिखते हैं ना, 2s + 1 एल जे, तो 2s + 1 करोगे कितना आ जाएगा, 2 × हाफ +1, तो ये आ जाएगा 2s हाफ, यानी जो ग्राउंड स्टेट होगी सिल्वर में वो क्या होगी, 2s हाफ। यही मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो ग्राउंड स्टेट है वो सिल्वर एटम में है 2s हाफ। यहाँ पे L 0 है क्योंकि S है, J और S दोनों क्या है, हाफ होंगे, क्योंकि L 0 है तो J और S बराबर होंगे। अब यहाँ पे 2J + 1 अगर आप निकालें तो वो कितना आता है, 2 आता है, इसलिए तो जो GJ की वैल्यू होगी वो, क्योंकि 2 ट्रेस पॉसिबल हैं, तो जी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। अब हमने ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपेरिमेंटल जो रिज़ल्ट हमारे निकले, वहाँ से हमने ऑब्ज़र्व किया था कि जो जी जे और एम जे की क्वांटिटी वो +-1 है। अब ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये 2 है, ये निकालनी हमने, एम जे किसके इक्वल आ गई, +-1 करोगे तो एम जे की पॉसिबल वैल्यू क्या आएंगी, ±1/2, यानी कि सिर्फ यही वैल्यू एम जे की पॉसिबल हैं। अब एम जे ये, तो एम एस भी यही रहेगा, क्योंकि L 0 है, तो स्पिन की जो वैल्यू है वो भी क्या है, सिर्फ +-1/2 ही पॉसिबल है। यानी एक्सपेरिमेंटली हमें